मध्य पूर्व में ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव ने अमेरिका की दशकों पुरानी सैन्य रणनीति को एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या खाड़ी क्षेत्र में हजारों अमेरिकी सैनिकों और बड़े बड़े सैन्य ठिकानों की स्थायी मौजूदगी अब भी अमेरिका के लिए ताकत है, या यही मौजूदगी भविष्य के युद्ध में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? ईरान के साथ हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया गया, उनके बाद पेंटागन के भीतर इस बात पर सोच विचार शुरू हुआ है कि युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए ठिकानों को पहले की तरह दोबारा बनाया जाए और वहां सैनिक तैनात किए जाए, या फिर अमेरिका अपनी पूरी तैनाती की रणनीति को ही बदल दे। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस सवाल पर विचार कर रहा है कि ईरानी हमलों में क्षतिग्रस्त सैन्य सुविधाओं का पुनः निर्माण किस तरह किया जाए और क्या वहां पहले जैसी स्थायी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना सही होगा। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस मुद्दे पर किसी औपचारिक रणनीतिक समीक्षा का आदेश नहीं दिया, लेकिन पेंटागन इसे भविष्य के लिए प्रोविडेंट प्लानिंग यानी कि संभावित परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करने की प्रक्रिया बता रहा है। यानी अभी अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति बदलने का फैसला नहीं किया, लेकिन युद्ध के अनुभव ने उसे अपनी पुरानी व्यवस्था पर दोबारा सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया। अमेरिका की मौजूदा व्यवस्था को समझे तो खाड़ी क्षेत्र में उसकी मौजूदगी काफी व्यापक है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक क्षेत्र के लगभग 20 सैन्य ठिकानों पर तैनात रहते हैं। बहरीन, कुवैत और दूसरे खाड़ी देशों में मौजूद ये सैन्य सुविधाएं सिर्फ सैनिकों के रहने की जगह नहीं है। यहां से अमेरिका पूरे क्षेत्र में निगरानी करता है, हवाई सुरक्षा उपलब्ध कराता है, ड्रोन और विमान संचालित करता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात रखता है और जरूरत पड़ने पर बेहद कम समय में सैन्य कार्रवाई शुरू करने की क्षमता रखता है। दशकों से यही व्यवस्था अमेरिका की मध्य पूर्व रणनीति की रीढ़ रही, लेकिन ईरान के साथ युद्ध ने इसी मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने ला दी है। बड़े सैन्य ठिकाने जितने ज्यादा संसाधनों और हथियारों से लैस होते हैं, उतने ही वो दुश्मन के लिए बड़े और स्पष्ट लक्ष्य भी बन जाते हैं। सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल और आधुनिक निगरानी तकनीक के दौर में किसी बड़े सैन्य अड्डे की लोकेशन छिपाना लगभग असंभव है। अगर विरोधी देश के पास लंबी दूरी की मिसाइलें और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है, तो एक ही हमले में एयरबेस, ईंधन भंडारण, कमांड सेंटर, रनवे या एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और यही अनुभव अमेरिका को अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भविष्य के युद्ध में एक जगह हजारों सैनिक रखना समझदारी है। यहीं से अमेरिकी रणनीति में संभावित बदलाव की तस्वीर सामने आती है। अमेरिका भविष्य में बड़े और स्थायी सैन्य अड्डों पर अपनी निर्भरता कम करके लचीली और बिखरती हुई सैन्य तैनाती की ओर बढ़ सकता है। इसका मतलब होगा कि सैनिकों, विमानों, ड्रोन, मिसाइल प्रणालियों और दूसरे सैन्य संसाधनों को एक ही बड़े बेस पर रखने के बजाय कई छोटे और अलग अलग स्थानों पर तैनात किया जाए। दुश्मन अगर किसी एक जगह को निशाना बनाता भी है, तो बाकी सैन्य क्षमता सुरक्षित रह सकेगी और अमेरिकी सेना अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगी। इस रणनीति का एक और फायदा यह होगा कि अमेरिका के लिए अपने सैन्य संसाधनों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा। यानी स्थायी ठिकाने की जगह मोबाइल मिलिट्री पावर पर जोर दिया जा सकता है। लंबी दूरी तक हमला करने वाले विमान, समुद्री युद्धपोत, पनडुब्बियां, ड्रोन, मोबाइल मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क भविष्य की अमेरिकी रणनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका की कोशिश ये हो सकती है कि उसकी सैन्य शक्ति दिखाई कम दे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कहीं भी तेजी से पहुंच सके। लेकिन ये बदलाव अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। सबसे पहली चुनौती उसके खाड़ी सहयोगी देशों की चिंता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों के लिए अमेरिकी सैन्य मौजूदगी सिर्फ अमेरिकी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार है। अगर अमेरिका बड़े ठिकानों को दोबारा नहीं बनाता है, क्षेत्र में सैनिकों की स्थायी मौजूदगी कम करता है, तो इन देशों में ये सवाल उठ सकता है कि क्या जरूरत पड़ने पर अमेरिका वास्तव में उनकी सुरक्षा के लिए सामने आएगा। देखिए, दूसरी चुनौती ईरान को लेकर, अगर अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी कम करता है, तो तेहरान इसे अपनी रणनीतिक सफलता के रूप में पेश कर सकता है। ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर सकता है कि अमेरिकी सैन्य दबाव को उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इससे क्षेत्र में उसकी राजनीतिक और सैन्य स्थिति मजबूत हो सकती है और यही वजह है कि अमेरिका के लिए पीछे हटना सिर्फ सैनिकों के वापस बुलाने का फैसला नहीं होगा, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिका ईरान शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती चीन की है। चीन पिछले कुछ सालों में खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। बेजिंग खाड़ी के देशों के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंध मजबूत कर रहा है और खुद को क्षेत्र में एक वैकल्पिक साझेदार के रूप में पेश कर रहा है। अगर अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कम होती है, तो चीन के लिए मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की अतिरिक्त जगह पैदा हो सकती है। रूस भी इस बदलाव को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि अमेरिका के सामने अब एक बड़ा रणनीतिक संतुलन है। बड़े सैन्य ठिकाने बनाए रखें और वो मिसाइल और ड्रोन हमलों के आसान लक्ष्य बन सकते हैं। उन्हें कम किया गया तो क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और सहयोगी देशों का भरोसा
प्रभावित हो सकता है और यही कारण है कि पेंटागन के लिए इस फैसला सिर्फ ये तय करने का मामला नहीं है कि कौन सी इमारत दोबारा बनानी है। असली सवाल ये है कि आने वाले दशक में अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य शक्ति को किस मॉडल के जरिए बनाए रखना चाहता है। ईरान के साथ युद्ध ने अमेरिका को ये भी सिखाया कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमान, सैनिकों की संख्या से नहीं जीता जाता, बल्कि ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर हमले और सैटेलाइट निगरानी और सटीक लंबी दूरी के हथियार युद्ध की तस्वीर बदल चुके हैं। ऐसे में भविष्य की अमेरिकी सैन्य रणनीति में कम दिखाई देने वाली ज्यादा मोबाइल और ज्यादा तकनीक आधारित सैन्य शक्ति पर जोर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में अमेरिका की मध्य पूर्व नीति में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़े बेस से बड़ी ताकत की पुरानी सोच से निकलकर छोटी मौजूदगी, ज्यादा मोबिलिटी और दूर से स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इनकी तरफ बढ़ना। लेकिन अमेरिका कितना पीछे हटता और कितना अपनी मजबूती और मौजूदगी को नए तरीके से व्यवस्थित करता है, यही तय करेगा कि ईरान के साथ इस युद्ध का सबसे बड़ा रणनीतिक सबक क्या होगा।